पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर दाखिला ईरान में थे ना, तो उस वक्त जो अमरीकी वजीर खारजा है ना मार्को रूबियो, वो इंडिया के दौरे पर थे। क्या अमरीका को इंडिया के सबूत दिखाकर कोई दबाव डालने की कोशिश की गई? अगर नहीं की गई तो फिर ये डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए इंडिया का नाम लेने का फिर क्या फायदा है? हमें तो पहले से ही पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इनफैक्ट बहुत बड़ा दुश्मन मुल्क है। तो सवाल फिर ये उठ रहा है ना कि क्या दहशतगर्दी के वाकयात वो डील करने का ये तरीका है, और शायद यही वजह है कि अब उनको शहबाज शरीफ या नून लीग के जो करीबी हलके हैं ना, वो ओहदा छोड़ने के मशवरे दे रहे हैं। अच्छा, वैसे तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस ख्याल का इजहार भी किया है, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ एक पोस्ट का आपको हवाला दूंगी और उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि ये जो पोस्ट है ये सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने क्वेटा हमले के बाद की है। अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है, उसके तनाजुर में मोहसिन नकवी साहब को खुद ही फैसला करना चाहिए कि आया उन्हें ये दोनों ओहदे रखने भी चाहिए या नहीं, चूंकि उन पर आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद है, इसलिए अगर उनको हुकूमत में रखना है तो स्पेशल मिशंस के लिए रखा जाए। अब जनाब अंसार अब्बासी साहब ने तो वजीर दाखिला को दोनों ओहदों के लिए ही अनफिट करार दे दिया है, और साथ ही उन्होंने इनको ये भी बावर कराया है कि उनकी हुकूमत में होने की वजह वो फील्ड मार्शल की पर्ची होना है। अब ये राय तो फिर दूसरे भी कई लोगों की है, लेकिन अंसार अब्बासी साहब की पोस्ट को यहाँ पर पिक करने का ना एक बैकग्राउंड है, क्योंकि जनाब इससे हुकूमत के अंदर मौजूद कशमकश का पता चलता है। अच्छा, आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी के जो दोस्त हैं सुहेल वड़ैच, उन्होंने एक हीरे की तलाश की खबर दी थी, जिसके बरक्स फिर अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा था कि शहबाज शरीफ ही वो असल हीरा हैं और वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं इस वक्त। जिसके बाद फिर एक ही मीडिया ग्रुप के इन दोनों सहाफ़ियों के दरमियान फिर कॉलम्स का एक मुकाबला शुरू हुआ था, जिसके आखिर में फिर सुहेल वड़ैच ने हाथ जोड़ लिए थे। तो जनाब फिर इस तनाजुर में तो अंसार अब्बासी साहब ने सुहेल वड़ैच के हीरे को तो चांदी से भी गिरा दिया है। अब इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह मौजूदा हुकूमत में पाई जाने वाली इनसिक्योरिटी बताई जाती है, क्योंकि दाखिली पॉलिसी में इमरान खान के मामले पर हुकूमत की कोई हैसियत ही नहीं है, यही कहा जाता है ना। फिर आपने देखा कि ईरान के साथ होने वाली सालिसी में भी वजीर खारजा और वजीर आजम वो सानवी हैसियत ही इख्तियार कर गए हैं। इसकी एक मिसाल हमारे सामने है, और वो ये कि अब जब अमरीकी सदर ने ईरान के मामले पर मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत को मुशावरत के लिए फ़ोन किया ना, तो पाकिस्तान के अलावा उन्होंने सब ममालिक के सरबराह हुकूमत से बात की, जबकि पाकिस्तान में उनकी बात फील्ड मार्शल से हुई। लिहाजा कहा यह जाता है कि खारजा, दाखिला, दिफा, मनसूबा बंदी और मईशत के मामला तो पहले ही इस हुकूमत की डोमेन से बाहर हो चुके थे। पीछे अब ले देकर वो एक नाम का ढकोसला ही बचा है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत की खबरों के बाद वो लड़खड़ाता हुआ महसूस होता है। अच्छा, इन हालात में वजीर आजम वो चीन के दौरे पर हैं, जहां वो अपने साथ इसाक डार, अता तारड़, एहसन इकबाल, शिजरा फातिमा और तारिक फातमी को लेकर गए हैं। अब जनाब पता नहीं कि इन तमाम लोगों का वहां पे क्या काम है, चूंकि आप सोचें ना कि मुल्क के अंदर जिनका कोई काम ना हो वो मुल्क से बाहर भला क्या काम करेंगे। अच्छा, इस हवाले से पीएम ऑफिस का एक मैं ट्वीट देख रही थी, जिसमें बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने कोई 1.2 अरब डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए हैं, जिसका फिर वज़ीर आज़म ने भी हवाला दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के MOUs पर दस्तखत होते हैं। लेकिन जनाब इन MOUs को फिर मुआहदों में भी तो तब्दील होना चाहिए ना, जिस से उन्होंने फिर खुद ही बता दिया कि ये MOUs की क्या वैल्यू है। लेकिन इस दौरान वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में एक लतीफ़ा भी हुआ, जहाँ पे वज़ीर आज़म जो हैं वो चीनी सरमायाकारों को दावत दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप आएँ, हम आपके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे, हमारे पास बेहतरीन इकनॉमिक जोन्स हैं, हमें महारत, तजुर्बा, सरमायाकारी चाहिए, हमें कर्जा, इमदाद या बख्शिश वो नहीं चाहिए। अच्छा, अब जब मैंने ये सुना ना तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये कह कौन रहा है। अच्छा, अब इस वक्त 4 अरब डॉलर तो ज़र मुबादला के ज़खायर में वो चीन से रखवाए हुए हैं, फिर इसी तरह 30 अरब डॉलर का कर्जा वो अलग से चीन को अदा करना है, जो चीन की मेहरबानी है कि वो रोल ओवर कर देता है। और अब CPEC 2 की बात की जा रही है, जो फिर से एक कर्जा होगा। अच्छा, इससे पहले फिर CPEC 1 में बिजली के मंसूबों में जो कर्जा इस हुकूमत ने वो 10 साल पहले लिया था, उसको अदा करते करते यहाँ पे आवाम की कमर ही टूट गई है। लेकिन फिर भी आप ये जानते हैं कि खित्ते में सबसे महंगी बिजली वो इस वक्त पाकिस्तान में है, और वजीर आज़म वो चीनी सरमायाकारों को वहाँ पर दावत दे रहे हैं कि आएँ, हमारे यहाँ सस्ती लेबर
لیبر سے آپ فائدہ اٹھائیں. اب سستی لیبر سے تو وہ فائدہ اٹھا لیں گے, مگر انڈسٹریل زون میں گیس اور بجلی کون دے گا سر, یہ بھی بتا دیتے. کیا خیال ہے کہ اس انرجی کاسٹ پر کیا دنیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ جب وزیر اعظم وہاں پہ سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے تھے نا, تو یہاں کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہو چکا تھا. تو جناب وزیر اعظم پہلے ملک کے حالات پر تو توجہ دیں, یہاں سیاسی استحکام لائیں اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں, پھر ہی کوئی سرمایہ کاری کرے گا نا. ویسے اگر یہ صرف باتوں سے ہی کام چلتا تو 4 سال پہلے آتے ہی جس وہ $100 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا تھا تو وہ تو اب تک آ جانی چاہیے تھی نا. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.